साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन में आप सबका स्वागत है व अभिनंदन है। आज का जो शीर्षक बिंदु है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब की यूक्रेन यात्रा। यूक्रेन की राजधानी कीवी में आज की तारीख में वो हैं और हमारे एक सब्सक्राइबर साहबान का हमारे पास फ़ोन आया है कि उन्होंने कहा है कि आप और आपका चैनल दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय सामयिक घटनाओं का विवेचन श्री रामचरितमानस के प्रसंगों के माध्यम से करता है। अब आज की तारीख में आप क्या क्या विवेचन होगा। भारत के प्रधानमंत्री जी की यूक्रेन यात्रा और यूक्रेन के राष्ट्रपति श्री जेलेंस्की से मुलाकात और इसके दूरगामी व कूटनीतिक परिणाम। वास्तव में इस संबंध में आपकी श्री रामचरितमानस क्या कहती है। वास्तव में उनका बहुत ही टेढ़ा और बहुत ही गंभीर प्रश्न है, जिसके लिए आज पूरे दुनिया के पत्रकार जी, जिनके पास करोड़ों और अरबों रुपए के संसाधन मौजूद हैं, फोटोग्राफर और आधुनिक संसाधन, वो इसकी विवेचन कर रहे हैं। तो हम ऐसे तुच्छ प्राणी क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन फिर भी हमने पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस को उठा ही लिया। ये एक तरह से दुनिया में आपको नया विवेचन करने का एक उदाहरण मिलेगा कि हम दुनिया की बड़ी से बड़ी, भीषण से भीषण, भयंकर से भयंकर समस्या का प्रसंग और समाधान श्री रामचरितमानस के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये आपको पूरी दुनिया के किसी चैनल में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा ज्ञान एंड नॉलेज। ज्ञान मतलब प्राचीन संस्कृति और नॉलेज मतलब आधुनिक, दोनों का जो समागम है वो है हमारा चैनल ज्ञान एंड नॉलेज। कृपया सब्सक्राइब न किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और सामयिक घटनाओं का अचूक और मतलब बहुत ही प्रभावी दृष्टांतों के माध्यम से आप समीक्षा करें, आप स्वयं विवेचन करें और श्री रामचरितमानस से मोटिवेशन और प्रेरणा लें। तब आप जानेंगे कि श्री रामचरितमानस दुनिया के सर्वोत्तम ग्रंथों में से एक है। और भाई अब तो वो लोकहित और विश्वहित का काम करती ही है। ये तो दुनिया ने अब गोस्वामी तुलसीदास जी का लोहा मान ही लिया, क्योंकि 13 मई 2024 को वो दुनिया के सबसे बड़े रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो गई है यूनेस्को के द्वारा। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा में और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में रूस और यूक्रेन युद्ध एक साधारण युद्ध ना समझकर दो महाशक्तियों के बीच लड़ा जा रहा, ये एक बहुत बड़ा युद्ध है जो 32 महीने से लड़ा जा रहा है और जिसमें सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी अब उपयोग हो रही है दोनों ही देशों की। और धीरे धीरे अगर ये युद्ध नहीं रुका तो ये आणविक युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध में निसंदेह बदल जाएगा। इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि दोनों तरफ मासूम बच्चे, बच्चियां और महिलाएं और पुरुष मारे जा रहे हैं। बहुत ही ये निंदनीय कार्य है। भारत हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है। भारत के जो प्रेरणा स्रोत हैं, चाहे भगवान प्रभु श्री राम जी हों, चाहे तथागत बुद्ध जी हों, चाहे महावीर जी हों, चाहे गुरु नानक जी, पूज्य श्री जी हों और चाहे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी हों। और आगे अगर आप देखें तो जिनको आप विस्मृत कर रहे हैं, चाहे श्री दिग्विजय रणजीत सिंह जी, राजा जामनगर हों, क्योंकि पोलैंड भी पड़ोसी देश है। पोलैंड की चर्चा आपसे अलग करेंगे कि पोलैंड में भारत का इतना सम्मान क्यों है। और चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हों, क्योंकि
रसा के राष्ट्रपति श्री पुतिन साहब के मुंह पर इस बात को कहना कि युद्ध विकल्प नहीं है और आज के युद्ध में युद्ध नहीं विकास की आवश्यकता है। भारत ने युद्ध नहीं दिया, भारत ने बुद्ध दिए हैं जो दुनिया में शांति और अहिंसा के प्रतीक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कीवी राजधानी में इसी प्रेरणा और इसी मोटिवेशन के लिए पूज्य महात्मा गांधी जी की स्मृति जहाँ मूर्ति है उस पावन स्थान पर भी गए और उस स्थान पर भी गए जहाँ पिछले साल युद्ध विभीषिका में 33 बच्चे निरीह रूप से मारे गए थे, काल कलवित हो गए थे। उनकी मतलब फोटोग्राफ्स, उनकी यादों को राष्ट्रपति यूक्रेन ने संयोजित करके एक संग्रहालय बनाया है, वहाँ पर भी गए। तो वास्तव में युद्ध एक दर्द निवारक, दर्द ही देता है, दुख ही देता है। दा शब्द ऐसा है, डी, हाँ, उसका मतलब ही दुख है। आप देख लेना, कई अर्थों का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, इस पे चर्चा फिर होगी। जो शब्द हैं वो बड़ा प्रभावी होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जी पोलैंड राष्ट्र से बाई ट्रेन, बहुत ही आधुनिक ट्रेन से 1000 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में सफ़र करके गए और वहाँ भारतीयों से मिले। भारतीय प्रसन्न हो गए। 1991 से जब से यूक्रेन बना है तब से कोई पहला प्रधानमंत्री क्या। देखिए, भारत में भी तो आया राम गया राम, आया राम गया राम लगा रहा। कितने प्रधानमंत्री बने, कितने आए, कितने गए। सपने में भी नहीं सोचा होगा वो भी प्रधानमंत्री भारत के बन गए। अरे जनता वासियों, भारतीय वासियों, इस पे दिमाग लगाए रहना। हाँ, बिल्कुल अटल रहने की ज़रूरत है। देश आपका है। हाँ, ये बहुत बड़े संघर्ष के बाद जो आप सोचते थे, जो आप गर्व करते थे, आज 2 महाशक्तियों के बीच में ये रेफरी बन के खड़ा हो गया है भारत। आपकी ताकत से, आपकी विचारधारा से। आपने जो विचारधारा बदली है, कब से? 2014 से। देखिए, हमारा चैनल किसी एक का प्रशंसक नहीं है और आँखों पर देखने पे विश्वास करता है। ये नहीं कि हो जाएगा, हो रहा है, होगा, इस पे नहीं। प्रैक्टिकल देखिए। हमको भारतीयों को एक षड्यंत्र के तहत कितना दबाया गया इन सफ़ेद चर्म वालों ने। भारत को चूसा है जौं की तरह 250 साल। हाँ, हमको बढ़ने नहीं दिया। क्यों? वो जानते थे कि जिस दिन ये भारतीय स्वतंत्र होंगे और ये अपने पे आएंगे, उसी दिन ये दुनिया में राज करेंगे। राज, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे विकास हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, ये सब में डंका पीटेंगे। ब्रिटेन की 5वां स्थान हटा के भारत 5वीं महाशक्ति आर्थिक बन गया है। क्या कोई, आप अगर महाशक्ति होगे तो आप चाहोगे कि कोई दूसरा जो आपके आज इस पे आपने शासन किया हो वो अब महाशक्ति बन जाए? बस इसी से समझ लो, पूरा षड्यंत्र चल रहा है। अच्छा चलिए, अब भाई फिर इधर उधर की बातें हो जाएंगी। अब रामचरितमानस पे आते हैं और रूस और यूक्रेन को माध्यम बनाते हैं और भारत की स्थिति का वो करते हैं। लोग कह रहे हैं कि इसके क्या परिणाम होंगे। देखिए, रूस भी कोई अलग नहीं है और यूक्रेन भी कोई अलग नहीं है। रूस उसी तरह से है जैसे श्री रामचरितमानस के प्रसंग में बाली है, और यूक्रेन आज की स्थिति में उसी तरह से है जैसे सुग्रीव जी थे। आप समझ गए आप कि हम रामचरितमानस में कहाँ पहुँच रहे हैं। अलग विवेचन है ये। इसमें भाई पुलिस विभाग में एक लंबी सेवा होने के कारण और अनुभव मिलने के कारण ये तर्क
तर्क या ये एक विवेचन करने का एक ये मतलब हृदयगम हुआ है, उसी के आधार पर होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान प्रभु श्री राम एक नायक ही नहीं, वो दुनिया के महानायक हैं। उन्होंने मानव लीला करके वो महान ज्ञान हम मानवों को दिया है जिसमें हर समस्या का निदान और समाधान है। बाली और सुग्रीव दोनों ही प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त। सुग्रीव भी उतने ही भक्त थे और उतने ही बाली भी भक्त थे, लेकिन भगवान प्रभु श्री राम जी ने दोनों का विवेचन किया कि गलत कौन है और सही कौन है। बस हे भारतवासियों, आपको भी यही विचारधारा पर चलना है भविष्य में कि गलत कौन है और सही कौन है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें गलत कौन है और सही कौन है, और दुनिया में जो यूक्रेन और रूस युद्ध में वर्तमान में जो हो रहा है, हैं तो दोनों ही भाई, वो कोई अलग थोड़ी हैं। भारत की दोस्ती तो सोवियत रूस से है, अभी से थोड़ी। भारत के तो महान क्रांतिकारी श्री भगत सिंह साहब जब फांसी पर चढ़ने जा रहे थे, तब उनके हाथ में सोवियत रूस के नायक लेनिन की आत्मकथा थी, जिसके लिए उन्होंने निवेदन किया था कि हमको इसको पढ़ लेने दिया जाए, लेकिन इन अंग्रेज हत्यारों ने उनकी वो इच्छा भी पूरी नहीं होने दी और समय से पहले उनको फांसी दे दी। आज तक कोई व्यक्ति इसकी आवाज़ नहीं उठा रहा है। इसकी भर्त्सना होना चाहिए और ब्रिटेन के जो राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति जो राजा हैं, उनको माफ़ी मांगना चाहिए भारतीयों से। वो रास्ता दिखा गए थे श्री भगत सिंह, अमर वीर गति पाने वाले, कि हे भारतीयों, सोवियत रूस से हमेशा संबंध अच्छे बनाकर ही रखना। और क्या होता है, एक संयोग कहा जाए कि उनके हाथ में सोवियत संघ के महानायक लेनिन की किताब आत्मकथा, कूटनीति और षड्यंत्र के तहत सोवियत रूस को खंड खंड विखंडित कर दिया गया। ये कार्य कराया है अमेरिकन्स ने, और अब उसको और कमज़ोर करने का ये एक द्रुतगत प्रयास है कि आपस में लड़ा दिया और अपना व्यापारिक कार्य जो उनका है वो सिद्ध कर रहे हैं। यूक्रेन और नाटो को, अरे नाटो के 32 देश, इसमें पोलैंड वगैरह सब शामिल हैं, उनको अपने हथियार जो उनकी विशेष पावर है उसको बेच रहे हैं और मुनाफा ले रहे हैं। भारत की जो विचारधारा है, सनातन विचारधारा, वो इस पर विश्वास नहीं करती। भारत की जो विचारधारा है आदि और अनादिकाल से शांति की। भारत एक ऐसा दुनिया का देश है जिसने कभी किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, किसी की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। भारत एक विशाल और बड़ा देश है, ये और किसी ने नहीं। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने विनम्रता और शिष्टाचार से ये उद्घोषण किया है कि भारत इस युद्ध को रोकने में सक्षम है और भारत ही इस युद्ध को रोक सकता है। यह मार्मिक शब्द राष्ट्रपति यूक्रेन ने किसी अन्य महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष के सामने नहीं कहे। ये भी आप अंतर महसूस करें। भारत से उन्हें अपेक्षा है, तब उन्होंने अपेक्षा की, वैसी ही अपेक्षा जैसे सुग्रीव को प्रभु श्री राम जी से हो गई थी। और राम जी ने फैसला किया कि बाली को दंडित किया जाए उसके अपराध के कारण। देखिए, बाली ने स्वयं कहा है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। तो ऐसी भीषण परिस्थितियां आती ही हैं लोगों के सामने जो महान नायक होते हैं, और इस विपरीत स्थिति में वही निर्णय लेना होता है जो सत्य होता है। उसका ज्ञान देती है श्री रामचरितमानस। बाली इतना सशक्तिशाली था,
बाली इतना ताकतवर था कि दशकंधर रावण के पास अगर सूचना करा देता तो रावण माता सीता जी को सम्मान सहित वापस कर जाता, क्योंकि रावण को वो बाली पहले जीत चुका था। आप समझ लो इसी से आप। और लेकिन प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव ऐसे निर्मल और कमज़ोर भक्त का पक्ष लिया, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर था, वो धर्म के मार्ग पर था, वो कर्म के मार्ग पर था। अतः भारत को भी इस समय निर्णय लेना ही पड़ेगा और युद्ध को रुकवाने का हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। अब कई तथाकथित लोग सोच रहे होंगे कि रूस से संबंध खराब ही हो जाएंगे। अरे भाई, फिर भी राम जी आपको फिर ज्ञान दे रहे हैं, फिर मोटिवेशन दे रहे हैं। बाली का वध भी किया, बाली को मरते समय प्रसन्न भी किया। क्या कहा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। ये राम महान ज्ञान दे गए हैं कि किसी का अहित नहीं करो, अहित में भी उसको कल्याण कर दो, उसका अहित में भी कल्याण हो उसका, जैसे बाली का कल्याण हुआ। तो जो कल आज जो कदम भारत के प्रधानमंत्री उठा रहे हैं उसमें सोवियत रूस का भी कल्याण है, रूस का कल्याण है। पुतिन साहब समझ जाओ, आप इस युद्ध को जीत नहीं पाओगे। 32 महीने हो गए और अब यूक्रेन की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए अच्छी बात यह है कि आप तुरंत निर्णय मान लो। कैसे? जैसे बाली ने मान लिया भगवान राम जी का निर्णय। और क्या किया बाली ने चतुराई कि अपने पुत्र अंगद को युवराज बनवा दिया। कैसे? अंगद का हाथ भगवान राम जी के हाथ में सुपुर्द करके और आंखें बंद कर ली और अपनी मोक्ष गति भी पा ली। अब समझ में आया कि श्री रामचरितमानस कितनी महानतम है। और इसको हमारे मान्यवर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य साहब गाली देते हैं और पटना के शिक्षा मंत्री साहब। अरे भाई बताइए, हंसी आती है आपको? इन दोनों महानुभावों पर हंसी आती है, इनकी विद्वानता पे। अरे कभी पढ़ लो, पढ़ो नहीं, आत्मज्ञान करो। रामचरितमानस पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। महानुभाव, हम आपका सम्मान करते हैं और हमारा भाई कोई भी ब्लॉग सुन रहा होगा तो इन दोनों महापुरुषों के पास जरूर पहुंचा देना, क्योंकि अगर अब इन्होंने और गाली रामचरितमानस को देना चालू की तो रामचरितमानस वास्तव में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में और दुनिया के सबसे बड़े एम्बेसी में पहुंचेगी और सबसे आगे उसकी प्रति रखी मिलेगी। गाली जरूर देना भाई महानुभाव साहब। अभी लखनऊ में जलाई है, दिल्ली में भी जलाना। हाँ, खुली छूट है, भारत के संविधान देता है। लेकिन संविधान ने तो इस बार कड़क कदम उठा दिए हैं, आज जमानतें कैंसिल कर दी है माननीय न्यायालय ने। ध्यान रखना, अब आगे से गाली वाली बंद देना। और वही अंगद ने फिर क्या किया? प्रभु श्री राम जी की विजय में महान से महान भूमिका निभाई और उस गाथा को अमर कर दिया। कभी उसने आज तक किंचित मात्र रंज नहीं किया। उसी तरह राष्ट्रपति रूस पुतिन साहब भी किंचित मात्र रंज नहीं करेंगे, चाहे माननीय प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की जी को गले लगाएं, कंधे पे हाथ रखें, तो भी रूस के राष्ट्रपति ये सोच रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी रूस का ही भला करेंगे। और वहाँ अमेरिका भी अपनी दाल गला रहा है, जो बांग्लादेश का तख्ता पलट करके उसने कलंक अपने मुंह पे लगा लिया है। हाँ, कलंक लगा लिया है। बांग्लादेश की प्रमुख पूर्व प्रधानमंत्री ने ये आरोप लगाया है। और देखिए, एक और दुनिया का अचरज कि उस महिला सशक्तिकरण की दुहाई देता है संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनेस्को, और पूरी दुनिया के देश मानवता की पुजारी ह्यूमैनिटी की वो दुहाई देते हैं कि शरणार्थियों का वो करो, ध्यान रखो, और उसको कोई शरण देने वाला नहीं हुआ।
यहाँ भी प्रभु श्री राम जी शरण के मामले में भी दुनिया को एक रास्ता दिखा ही गए हैं। महाशक्तिशाली रावण के भाई को भी उन्होंने शरण देकर और राज तिलक कर दिया था। अरे रावण और श्री रामचरितमानस तो बड़ी ही अनूठी है। चलिए आज अब पर चर्चा बहुत हो गई। युद्ध कोई विकल्प नहीं है, युद्ध तुरंत ही बंद होना चाहिए। 2 अक्टूबर को पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती है और 2 अक्टूबर तक ये युद्ध पूरी तरह समाप्त हो ही जाना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा और हमारे द्वारा भी इस बात की अपील है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है। युद्ध नहीं, बुद्ध दुनिया में रहेंगे। ये विचारधारा ही जीतेगी और इसी को जीतना चाहिए। तभी विश्व का कल्याण है, वसुदेव कुटुंब का कल्याण है, जन कल्याण है, लोकहित का कल्याण है, जो श्री रामचरितमानस पूरी दुनिया को ज्ञान देती है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सुना। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलने जुलने वालों को भेजें और इसी तरह का मंथन और विचारण आपको को मिलता रहेगा। अभी हम पोलैंड के ऊपर भी चर्चा करेंगे। एक सब्सक्राइबर साहब का पोलैंड के ऊपर भी प्रकाश डालने के ऊपर आया है कि पोलैंड के विषय में श्री रामचरितमानस क्या कहती है। पोलैंड यात्रा में प्रधानमंत्री जी को इतना सम्मान मिला, वो सम्मान किस बात का प्रतीक है? इसका उत्तर तो यही है कि सनातन व्यवस्था में ही सम्मान है। जो सनातन व्यवस्था के अनुसार चलेगा उसे सम्मान मिलना ही है। हमारे पूज्य जामनगर के राजा साहब ने वो अद्वितीय कार्य किया था जब पूरी दुनिया उन बच्चों और महिलाओं और पुरुषों को शरण नहीं दे रही थी हिटलर के डर के कारण। तब उन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन होने के बावजूद भी उनको शरण दी थी और उनको अपनी प्रजा में शामिल किया था। उस सम्मान का बदला पोलैंड देश आज दे रहा है। और अभी हाल में यूक्रेन रूस युद्ध के समय भारतीय बच्चे जब भाग कर आए पोलैंड में, तो वहाँ पोलैंड के राष्ट्राध्यक्ष ने उसी तरह से सम्मान दिया। बापू शब्द पूज्य महात्मा गांधी जी के पीछे जो लगा है, वो बापू शब्द सही रूप से जामनगर के राजा दिग्विजय रणजीत सिंह के पीछे जनता प्यार से उनको बापू कहती थी और पोलैंड के वासी भी उनको बापू कहा करते थे। वो बापू का पर्याय पूज्य महात्मा गांधी जी के शब्द के पीछे लग गया। ये आपको रहस्य में बता रहा हूँ। आप मंथन कर लीजिए, आप विचारण कर लीजिए, आप पाएंगे कि ये मैं यथार्थ टिप्पणी दे रहा हूँ। चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।